नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला में आज का हमारा पाठ है वे आँखें। क्लास 11 हिंदी आरओ का चैप्टर नंबर 4। चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस पाठ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट किए हैं और सभी आरओ के सभी पाठों के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही अभी लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा 4th लेसन हिंदी आरओ का वे आँखें। बच्चों, पहला प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए संसार को जिम्मेदार बताया गया है। कवि कहता है कि किसान को बीच धारा में छोड़कर समस्त संसार किनारे हो गया है। हमारी सारी व्यवस्था इस किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता के पश्चात भी समस्त समाज के अन्नदाता किसान को उसकी मेहनत का फल मिलना तो दूर रहा, उसका सर्वस्व छीन लिया जाना दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है, किसान के पिछले सुख ये हैं कौन कौन से? लहलाती खेती, बैलों की जोड़ी, उजरी गाय, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, खेतों का स्वामित्व, ये सभी उसकी सुख की पूंजी है और इन सभी से उसे सुख मिलता था तथा वह अपने जीवन से संतुष्ट था। और इन सब की स्मृति में, मतलब इन सब की याद में, उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वे आंखें कविता में आंखों को अंधकार की गुफा के समान क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, वे आंखें कविता में किसान की आंखों का वर्णन करते हुए कवि किसान के आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कष्टों के बिंब उसकी आंखों में देख रहा है। उसकी गरीबी, निराशा और सूनापन अंधकार के रूप में वर्णित है। इन अंधेरे से कवि स्वयं भयभीत है। तो जो वे आंखें, मतलब किसान की आंखों की यहाँ बात हो रही है, तो किसान की आंखों में दुख ही दुख है और वह अपने पहले के सुख को अनुभव करके क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर उसकी आंखें फिर दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उसके आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कष्ट हैं वो सारे के सारे उसकी आंखों में नज़र आते हैं। तो इसके लिए कवि इस अंधेरे में खुद भी भयभीत है। दूसरा प्रश्न है, स्वाधीन भारत में किसानों की क्या स्थिति है? मतलब हमारा देश अब स्वतंत्र हो गया है, तब भी किसानों की हालत अच्छी नहीं है। अंग्रेज़ों के समय तो अंग्रेजी सरकार ने किसानों की बहुत दुर्दशा की थी, उनसे ज़बरदस्ती लगान वसूल करती थी। अकाल समय में भी उनसे ब्याज लिया जाता था, लगान ली जाती थी, टैक्स चुकाना पड़ता था। उनसे जबरन जो खेती नहीं होती थी वो खेती उनसे करवाई जाती थी, तो किसानों की ज़मीनें हड़प ली जाती थी। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तब भी किसानों की हालत वैसी की वैसी बनी हुई है। तो स्वाधीन भारत में, मतलब स्वतंत्र भारत में किसानों की हालत कैसी है, स्थिति कैसी है? इसका उत्तर बच्चों आप इस प्रकार लिखेंगे, स्वाधीन भारत में किसान को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। आज भी किसान विपन्नता मतलब गरीबी और असुविधाओं के दुष्चक्कर में फंसा हुआ है। ये बड़ा दुखद सत्य है कि अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में किसान और कृषि के लिए धनराशि और नियम बने जरूर, पर उनका आंशिक लाभ भी किसानों को नहीं मिल सका। मतलब पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता है, हर 5 साल में योजना बनाई जाती है, जिसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है कि इन 5 सालों में ये किसानों के लिए रहेगा, ये शिक्षा के लिए रहेगा, ये उद्योग धंधों के लिए रहेगा, इतनी रकम गांव के विकास के लिए खर्च की जाएगी, इनकी इतनी रकम गांव में सड़कों के विकास के लिए किया जाएगा। लेकिन हर बार पंचवर्षीय योजनाओं में किसानों के लिए बातें ज़रूर होती थी, उनके लिए योजनाएं तय ज़रूर की जाती थी, लेकिन कभी भी उनको उसका थोड़ा भी लाभ नहीं मिल पाया। किसान के खेत, पुत्र और घर द्वार के साथ क्या हुआ? तो किसानों
किसान के खेतों में उसे बेदखल कर दिया गया। किसान के पुत्र को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। उधार चुकाने के लिए महाजन ने किसान का घर द्वार सब बिकवा दिया। ब्याज की एक एक कौड़ी चुकाने में उसकी बैलों की जोड़ी भी कुर्क कर ली गई। किसान के आंखों में कौन सी खेती नाचती रहती है? तो एक समय था जब किसान के पास लहराते खेत थे, जवान बेटा था, अच्छी पत्नी थी, पुत्रवधू थी, बैलों की जोड़ी थी और उजली गाय से भरा पूरा घर द्वार था। इस सुख और वैभव के संसार में से अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। तो ये जो सुख की खेती थी वह उसकी आंखों में याद बनकर मतलब नाचती रहती है, जब पहले के सुख के दिन थे उसके। कवि ने किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा? तो रोदन मतलब उसका दुख और नीरव मतलब शांत। तो कवि ने किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा? तो कवि का मानना है कि किसान की स्थिति दयनीय है, उसके आंखों के अंदर दुख समाया हुआ है, उसकी आंखों में उसी दुख की छाया के रूप में रोने का भाव अनुभव किया जा सकता है। वह चीख चीख कर रो नहीं रहा है, उस पर भी जो अत्याचार हुए हैं वे सभी उसकी आंखों में झलक रहे हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे दुख आए लेकिन फिर भी वह चीख चीख कर नहीं रो रहा है और उसकी आंखों में जो अत्याचार हुए हैं वो उसकी आंखों में झलक पड़ते हैं। अतः न रोते हुए भी उसके नीरव रोदन को कोई भी सुन सकता है। वे आंखें कविता में सामाजिक व्यवस्था के किन दोषों को उद्घाटित किया गया है? तो उत्तर है, कवि ये बताते हैं कि खेतों का अधिकारी किसान खेतों में मजदूरी करते हुए दुखों को भोग रहा है। तो यहाँ पर आपको इस उत्तर में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करना है कि कविता में सामाजिक व्यवस्था के कौन कौन से दोष यहाँ बताए गए हैं, वो इस उत्तर के माध्यम से आपको बताना है। तो सामंतवादी व्यवस्था थी उस समय और किसान इतना बेबस था कि उसके पुत्र को जमींदार के कारिंदे लाठियों से पीट पीट कर मार डालते हैं। पुत्र की बहू को भी कोतवाल बुलाता है तो विवश होकर वह भी आत्महत्या कर लेती है। और समाज में इस तरह की दुर्दशा का चित्रण है। जब कवि किसान के पतों को पति घातिन कहता है तो पैर की जुत्ती कहता है, यहाँ हमारी सामाजिक व्यवस्था में कई कलई खोलने में कवि पूर्णतः सफल हुआ है। मतलब समाज में किसान की और स्त्री की दशा बहुत ही दयनीय थी। नारी को समाज में आज भी उचित स्थान सम्मान नहीं मिल रहा, वे आंखें कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। बच्चों, ये जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं ना, इनके माध्यम से हमारी कविता जो हमने पढ़ी वे आंखें, और अगर किसी ने नहीं भी अच्छे से समझी है ना, तो इन प्रश्नों के माध्यम से कविता का पूरा सार हमें बखूबी समझ में आ जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है। और इस आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कविता में क्या बताया गया है ना। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद भी एक बार अगर फिर से आप वे आंखें कविता वाला वीडियो देख लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, इसका उत्तर, नारी को समाज में आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा, तो इस आधार पर सिद्ध करना है। तो कवि नारी के प्रति रुग्ण सामाजिक मानसिकता को बताते हैं। पुत्र की हत्या हो जाने के पश्चात किसान अपनी पतोह को गृह लक्ष्मी स्वीकारता था, पर अब पति घातिन कहता है। सुरक्षा के लिए तैनात सरकारी मुलजिम कोतवाल उस विधवा की मृत्यु का कारण बनता है। किसान अपनी पतोह की मौत से इतना दुखी नहीं है, वह कहता है कि औरत तो पैर की जुत्ती के समान है, एक नहीं रही तो दूसरी आएगी। पर पुत्र की मौत याद आते ही दुख से उसकी छाती फटने लगती है। तो इन्हें पढ़कर पाठक स्पष्ट हो जाता है कि आज भी हमारा समाज संकीर्ण मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है। मतलब अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो हमारे समाज की मानसिकता क्या थी, पत्नी मर गई दूसरी आ जाएगी, लेकिन बेटा चला गया तो वो कहाँ से आएगा। बेटे का दुख नहीं झेल पा रहे, लेकिन उसकी अगर पत्नी मर जाती है तो उसकी जगह दूसरी लाने की बात करते हैं। तो इतनी संकीर्ण सोच है उस समय की। तो नारियों की स्थिति कैसी रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कौन सी स्मृतियाँ किसान की आंखों में एक चमक ले आती हैं? किसान की आंखें पिघले सुख की स्मृतियों से चमक उठती हैं। जब किसान के सुख का संसार बसा हुआ था, वह लहलाते खेतों का स्वामी था। उसके परिवार के सभी सदस्य, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, गाय, बैलों की जोड़ी थी। इन सब की यादें क्षण भर के लिए भी सही किसान की आंखों में चमक ले आती हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा की संज्ञा दी है, प्रस्तुत कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए।
तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों। तो चित्र भाषा की संज्ञा दी है, मतलब सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी भाषा को एक चित्र भाषा समझा है। कैसे? वे आंखें कविता में किसान की आंखें वह मंच है जिस पर बारी बारी से किसान के दुखों का एक एक चित्र चल रहा है। छोटी छोटी काव्य पंक्तियों में सरल भाषा होते हुए भी अभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि हर दृश्य पाठक की आंखों में स्वतः उभरता है। तो इसमें वही स्टोरी बताई है कि किसान के पुत्र को लोग जो जमींदार के कारिंदे होते हैं वो मार मार कर पीट पीट कर मार देते हैं और किसान को खेतों से बेदखल कर देते हैं। फिर पुत्र वधू को कोतवाल बुलाता है तो वो आत्महत्या कर लेती है। और इस तरह से सारी बातों को एक चित्र के माध्यम से एक स्पष्ट चित्र सा कवि के सामने उभरता है। फिर अगला प्रश्न है, वे आंखें कविता में पैर की जुत्ती किसे कहा गया है? तो पैर की जुत्ती जोरू स्त्री पत्नी के लिए कहा गया है। इसका अर्थ है कि समाज की नज़रों में स्त्री तुच्छ सी वस्तु है, यदि एक मर गई तो दूसरी आ जाएगी। जीवन की हरियाली से क्या तात्पर्य है? तो जीवन की हरियाली अर्थात जीवन की खुशी, प्रसन्नता और एक एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसान खेत के एक एक तिनके पर निर्भर है। किसान की आंखों का तारा अब केवल उसकी आंखों में ही क्यों घूमता रहता है? तो किसान की आंखों का तारा कौन है? उसका पुत्र है। तो पुत्र को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला और जवान पुत्र की निर्मम हत्या को किसान भुला नहीं सकता, अतः उसकी छवि सदैव उसकी आंखों में ही घूमती रहती है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसके माध्यम से आपने सभी प्रश्न आसानी से समझ लिए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में पूरे प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। इसके उत्तर बहुत ही सरल भाषा में दिए हुए हैं। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।